हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के कंस्ट्रक्टर्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर के टाइप में सबसे पहले जो आता है वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हम कर चुके हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये भी हम ठीक इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। और जो आज हम तीसरा कंस्ट्रक्टर करने वाले हैं वो है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज COPY, कॉपी एंड देन कंस्ट्रक्टर। ये तीसरा और लास्ट पार्ट है हमारे कंस्ट्रक्टर्स सेक्शन का, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सब टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में कैसे आते हैं कि आपको दे देगा राइट नोट्स और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस फॉलोइंग टॉपिक्स, राइट? आपको दे देगा एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए या पैरामीटराइज्ड को या कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए आपको दे सकता है। तो अगर आपको आता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में लिखिए या डिफॉल्ट के बारे में या पैरामीटराइज्ड के बारे में, तो आपको जो सबसे पहले एक्टिविटी करनी होती है वो काम ये होता है कि आप इसका डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी जरूर लिखते हैं, याद रखिएगा। यानी C++ का कोई सा भी टॉपिक हो, याद रखिए, C++ का कोई सा भी टॉपिक हो या फिर इवन जावा का भी, तो आप उसमें क्या होता है, थ्योरीज भी होती हैं और उस थ्योरीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी हमें लिखना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा, राइट? तो अगर हम आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो थोड़ा सा डेफिनेशन अगर आप बड़ा करना चाहें तो कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले लिखिए। तो क्या लिखिएगा कि कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेंबर फंक्शन, यानी कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं। सो कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस, यानी स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, whose name is similar to the class name, whose name, यानी इसका नाम जो होता है is same as class name, same as क्लास नेम, यानी कि जिनका नाम जो होता है बिल्कुल क्लास के नाम के जैसा होता है, एंड विच इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, और जो खुद ही कॉल हो जाते हैं, विच इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, यानी जो खुद ही क्या हो जाते हैं, इन्वोक्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही इसके क्लास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन आप जो है डिफॉल्ट में भी डाल सकते हैं, पैरामीटराइज्ड में भी डाल सकते हैं और कॉपी में भी डाल सकते हैं। और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप स्पेसिफिकली डिफॉल्ट का या पैरामीटराइज्ड का या कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड में क्या लिखेंगे, अ कंस्ट्रक्टर हैविंग पैरामीटर्स एज बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो जिनके पास एज एन आर्गुमेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और थर्ड वन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि व्हेन वी नीड टू इनिशियलाइज, यानी कि जब हमको जरूरत होती है, व्हेन वी नीड टू इनिशियलाइज, राइट, व्हाट इनिशियलाइज द वेरिएबल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, variables of an object with the values of variables of another object, variables of another object of same type, then we use the concept of what, same type, then we use the concept of copy constructor, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि when we need to initialize, जब हमें ऐसी जरूरत होती है कि हम क्या करें, इनिशियलाइज करें किस चीज को, the variables of an object, किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को with the values of variables of another object, यानी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के में जो वेरिएबल है उनके वैल्यूज से है, लेकिन वो सेम क्लास के होने चाहिए, ये भी लिखा हुआ है, ऑफ द सेम टाइप का मतलब क्या, वो सेम क्लास के। देन वी यूज द कांसेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल इट विल बी मोर क्लियरर। जैसे मान लीजिए आपका डेमो नाम का एक क्लास है, ठीक है, आपने एक डबल ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मान लीजिए आपने कोई फंक्शन कॉल किया, तो डबल ए के अंदर जो है एक ए नाम का वेरिएबल जो 5 से इनिशियलाइज है और एक बी नाम का वेरिएबल है जो किससे इनिशियलाइज है, 10 से इनिशियलाइज है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक डबल बी बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, यू वांट टू क्रिएट अ डेमो ऑब्जेक्ट व्हिच इज डबल बी।
तो डेमो का ही डबल ए है और डेमो नामक क्लास में क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है डबल बी है। तो मतलब क्या हुआ कि अब आप चाहते हैं कि जब डबल बी बने तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डबल ए जो है वो भी डेमो टाइप का है, डबल बी जो है वो भी डेमो टाइप का है, तो आप चाहते हैं, दोनों सेम टाइप के हैं, तो आप चाहते हैं क्या है कि डबल ए में जो भी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी वो डबल बी में भी अपने आप कॉपी हो जाए। मतलब डबल बी बनाते हुए आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते थे डबल ए के वैल्यूज से, रेस्पेक्टिव वैल्यूज से, मतलब ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं डेमो टाइप का डबल बी इक्वल टू डबल ए। सो दिस इज द वे टू क्रिएट व्हाट, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डेमो टाइप का डबल बी एंड इन ब्रैकेट हम क्या पास कर देंगे, डबल ए को पास कर देंगे। सो दिस इज द वे टू कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इससे क्या होगा, डबल बी बनते वक्त डबल ए की रेस्पेक्टिव वैल्यूज को अपने अंदर कॉपी कर लेगा। मतलब डबल बी के ए में 5 आ जाएगा और डबल बी के बी में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें जो भी वैल्यूज है, आप जब नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस नए ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट के सारे वैल्यूज को क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं एज इट इज। लेकिन एक शर्त है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास के होने चाहिए। देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ विच वन, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, जो कहना कह सकते हैं आप, एज अ नोट्स भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम लिख के इसे डेमोन्स्ट्रेट भी कर देते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं और ऑब्वियस बात है प्रोग्राम में बस हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, मतलब हम बता देंगे कि हाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज किया जाता है, राइट। तो सबसे पहला हमारा हेडर फाइल विच इज #include iostream.h, ठीक है। अगर आप स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हैं आउटपुट देखने के लिए, फॉर दैट यू हैव #include conio.h which will hold the screen। अब हम एक क्लास बनाते हैं, राइट। क्लास का नाम देते हैं डेमो, ओके। अब इसके अंदर मान लीजिए हम इंटीजर टाइप पे ए रखते हैं, हम चाहे तो बी भी रख सकते हैं, चाहे तो सी भी रख सकते हैं, जितना चाहे आप उतना रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कितने वेरिएबल्स को आप रखते हैं। अब हम आते हैं पब्लिक सेक्शन में, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें या तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा या तो आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ मान लीजिए मेरी बात मान लीजिए कि आनंद सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर मान लीजिए मैं समझाना ही है ना मुझे, तो मैं इजी ले लेता हूँ, दैट इज व्हाट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डेमो नाम का एक कंस्ट्रक्टर आप बनाते हैं इसमें, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर में आपने ए में कितना डाल दिया, कुछ भी डाले, तो मान लीजिए आपने 10 डाल दिया, खत्म। अब यहाँ पुट डेटा करते हैं, ठीक है। वॉइड फंक्शन का नाम पुट डेटा है, ठीक है। और इसी के अंदर सॉरी पुट डेटा कैसे, ये तो मैंने जो बनाया वो क्या बनाया, ये मैंने आपको जो बनाया ये हो गया आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी तो मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर फिर से एक डेमो नाम का क्लास बनाएंगे आप, ठीक है। इसके अंदर याद रखिएगा डेमो नाम का एक ऑलरेडी आप पहले बना चुके हैं कंस्ट्रक्टर विच इज डिफॉल्ट, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ नहीं है। आप फिर से एक कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जब आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट जाता है एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर नहीं बताया था तो बता रहा हूं इस बार, ठीक है। जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस वक्त उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। तो यहां पे आपको क्या आएगा, तो डेमो टाइप का ही एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट आएगा एम्परसेंड, यानी अब ये एम्परसेंड मतलब एड्रेस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा, एड्रेस होल्ड किया जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूं क्या, z, कुछ भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट एनीथिंग। और यहां पे बस हमें एक लाइन लिखनी है कि a इक्वल टू z.a, बस इतना लिखना है। यानी कि डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर खुद के ही टाइप का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट एज अ रेफरेंस आ रहा है बिकॉज यहाँ एम्परसेंड साइन है। ये भी क्यों होता है, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत मतलब डेप्थ में समझने वाली चीज है। अगर टाइम रहा तो मैं ये भी आपको समझा दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाए कि ये आप परसेंट क्यों लेते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप खुद से बता पाए, आगे वीडियो ना देखे तो ओके। यहाँ देखिए, तो अब ये हमने क्या किया, हमने कहा कि एम्परसेंड z, यानी कि z का जो भी वैल्यू था, z के अंदर जो भी वैल्यू था वो कहाँ डाल दो, a में डाल दो। समझाऊंगा जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे बस वाइट पुट डेटा में आप क्या कीजिएगा, आप इसी के अंदर इसको भी डिफाइन कर दीजिए, इंटरनली ही डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ क्या लिख दीजिए, सी आउट a इक्वल टू किसकी वैल्यू /n, a इक्वल टू a की वैल्यू, दैट्स इट।
अब आप यहाँ से क्लास बंद कर दीजिए, खत्म हो गया हमारा क्लास का डेफिनेशन। इस क्लास में हमने क्या किया बताइए? इस क्लास में हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया, इस क्लास में हमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लिया, और इसमें हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम है पुट डेटा, जो हमारे वैल्यू को क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। नाउ अब इसे हमें कॉल करना है, तो जब इसे हमें कॉल करना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? इंटीजर टाइप का मेन बनाना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं सर इसको वॉइड मेन क्यों नहीं करते आप? इंटीजर मेन स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इंट मतलब आपको रिटर्न करना पड़ेगा कोई एक इंटीजर वैल्यू। अब आइए, डेमो नाम का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डेमो टाइप का आपने मान लीजिए डबल ए बनाया, ठीक है, बस। अब बताइए, अगर आपने 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपने ये नहीं बनाया था, यानी कि आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, तो जैसे ही कोई भी क्लास मतलब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, सीधे वो किसको कॉल करता है? सीधे वो कॉल करता है अपने कंस्ट्रक्टर को। यहां आता, यहां आते ही देखता कि भैया मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आपने यहां से ऑब्जेक्ट भेजा ब्रैकेट में? नहीं भेजा, ये एरर शो कर देता, नहीं शो कर देता। मतलब कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर कि ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में मुझे एक ऑब्जेक्ट का एज एन आर्गुमेंट चाहिए, मुझे एज एन आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अरे भैया मैं तो पहला ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही मैं कैसे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं? दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ना। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डेमो टाइप का डबल बी, तो उसमें मैं डबल ए भेज सकता हूं, राइट? तो अभी मेरे पास तो एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हें कैसे ऑब्जेक्ट दूं? इसी के लिए हमें क्या करना पड़ा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे डेमो टाइप का डबल ए बना, तो देखा कि 2 कंस्ट्रक्टर्स है, एक है यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक है आपको यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आपका कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि समझ जाएगा कि जब यहां से ब्रैकेट में कुछ भेजा ही नहीं गया है एज एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए सीधे किसको कॉल कर लेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, और ए में कितना डाल देगा? 10 डाल देगा। मतलब डबल ए का जो एक ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर एक ए नाम का वेरिएबल बना। ऑब्वियसली बात है, क्लास का है तो क्लास के अंदर की जो चीजें होती हैं उस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं, तो उसके एक को जैसे ही ये बना, ए में कितना डाल दिया? 10 डाल दिया। तो ए नाम के वेरिएबल में 10 डाल दिया। इसीलिए हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो पहला बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे डेमो टाइप का डबल बी बनाएंगे। अब यहां पे हम डबल ए क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं इन ब्रैकेट। तो डबल बी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर भी एक ए नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है। अब जैसे ही डबल बी बना और आपने यहां पे डबल ए पास किया, आपका कंपाइलर खुद ही इंटेलिजेंट है, ये सीधे जाएगा कहां? कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेगा डबल ए जो है वो यहां एज अ जेड हो जा रहा है, यानी इस डबल ए को ही जेड के फॉर्म में ले लिया जा रहा है, यानी कि एड्रेस, इस डबल ए का एड्रेस कौन रख रहा है? जेड रख रहा है। तो कहता क्या है कि ए में जेड ऑफ ए डाल दो, जेड डॉट ए मतलब जेड ऑफ ए। तो किसके ए में? तो भैया ये किसके जरिए कॉल किया गया है? डबल बी के जरिए कॉल किया गया है ना। तो डबल बी के ए में देखिए, डबल बी के जरिए कॉल किया गया है ना, डबल बी के ब्रैकेट में, यानी डबल बी बन रहा है और डबल ए ऐसा क्या जा रहा है? एज अ आर्ग्यूमेंट जा रहा है। तो डबल बी बनाए, डबल बी के ए में जेड डॉट ए डाल दीजिए। तो जेड डॉट ए मतलब 10, डबल बी में यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वे है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, ठीक है। एक और तरीका होता है, वो कौन सा तरीका है? मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, डेमो टाइप का डबल सी इक्वल टू डबल बी, एग्जैक्टली सेम वर्क है। या तो आप ये लाइन लिख लीजिए या तो आप ये लाइन लिख लीजिए, दोनों का मतलब ये हुआ कि आप एक डबल सी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डबल सी डेमो टाइप का बना रहे हैं, इसमें भी एक नाम का वेरिएबल होगा और इसमें एज एन आर्गुमेंट आप क्या पास कर रहे हैं? डबल बी पास कर रहे हैं। तो अब जेड जो है वो डबल ए को डिनोट नहीं कर रहा है, डबल बी को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहां डबल बी को पास किया है, ठीक है। आप हालांकि डबल ए को भी पास कर सकते थे, वो आपकी मर्जी थी। अब ए में जेड का ए डालो, तो किसके ए में? तो किसके जरिए कॉल किया है? डबल सी के जरिए कॉल किया है। तो डबल सी के ए में, डबल सी के ए में जेड का ए डाल दो। तो जेड का ए कितना है? 10 है, इसमें क्या देगा? 10 है। तो देखिए, क्रिएशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द वैल्यूज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। फिर से बात सुनिएगा, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द वैल्यूज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आप जब डबल ए के जरिए पुट डेटा कीजिएगा तब भी 10 ही प्रिंट आएगा, क्योंकि डबल ए में 10 था, ठीक है। वैसे ही जब आप डबल बी के जरिए पुट डेटा कॉल कीजिएगा तब भी 10 ही आएगा, क्योंकि उसमें भी आपने जो है 10 ही डाला है। और डबल सी के जरिए ही भी अगर आप पुट डेटा कॉल कीजिएगा तो उसमें भी क्या आएगा? 10 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो है पहला वाला जब बना तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो कि ए में 10 डाल दिया, ठीक है।
लेकिन डबल बी डबल ए की वैल्यू से इनिशियलाइज हो गया, डबल सी डबल बी की वैल्यू से इनिशियलाइज हो गया, तो तीनों में ए मतलब 10 10 10 आ गया। गेट सी से क्या हो जाएगा, स्क्रीन होल्ड हो जाएगा और यहां पे आप कर दिए रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये एक प्रोग्राम है किस चीज के लिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, राइट। अब एक सवाल का जवाब मैंने आपको यहां बता दिया कि हम यहां पे क्यों एक एडिशनल कंस्ट्रक्टर मानेंगे। एक सवाल का जवाब ये आपको बताना बाकी है कि यहां पे हमने एम्परसेंट क्यों लिया। तो देखिए एम्परसेंट इसलिए लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो ही, अदरवाइज आपकी वीडियो यही खत्म हो चुकी है जो नहीं समझना चाहते हैं, ठीक है। जो समझना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आप यहाँ पे एम्परसेंट में क्या होता है, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। एम्परसेंट में क्या होता है, कभी भी कोई एक नया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। जैसे अगर आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ABC और ब्रैकेट में जो है मैं इंटीजर टाइप का a, तो इस फंक्शन के दरमियान a जो है एक नया वेरिएबल बनता है। यहां पे मैंने एम्परसेंट डाल दिया, तो एम्परसेंट का मतलब क्या हुआ कि आप मना कर रहे हैं कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल आपने यूज कर लिया, दैट इज z। तो क्या होगा, अगर यहां पे मैंने मान लीजिए एम्परसेंट साइन नहीं लगाया होता, तो जैसे ही ये यहां आता देखता डेमो टाइप का z बना हुआ है, डेमो टाइप का z बना हुआ है, यानी एक नया कंस्ट्रक्टर बना, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना z। जैसे ही कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनता है सीधे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये यहां से सीधे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता, a में 10 डाल देता, जब तक ये वापस लौट के आता है वापस जहां से आया है, फिर यहां आता। तो एक बात बताइए, आप यहां पे फिर से उसने देखा फिर से डेमो टाइप का z बना हुआ है, फिर से ये वापस जाता, फिर से a में 10 डालता, फिर यहां वापस लौट के आता, कहता फिर से डेमो टाइप का सेट बना। मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल क्रिएट कर दीजिएगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिएगा, तो ये यहीं से क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा किस चीज को, यहीं से ये बार बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते रहेगा, एंड दैट विल बी एन एरर। इसीलिए हम एम्परसेंड साइन डाल देते हैं, मतलब हम कहते हैं भैया हमें एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, बस उस जो ऑब्जेक्ट वहां से आ रहा है उसका एड्रेस आप अपने पास रख लो। इसीलिए यहां डॉट ऑपरेटर की मदद से हमने क्या किया है, वैल्यू को असाइन किया। This is the fact why we use here ampersand sign, right? चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे हम रन करके देख लेते हैं। और रन करने के लिए हम या तो टर्बो C++ के को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोड ब्लॉक्स भी है। तो आजकल वेरी रिसेंटली मैंने कोड ब्लॉक्स को यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कोड ब्लॉक्स में भी यूज़ कीजिए। और कुछ दिनों बाद हम एक नया और कोई भी आईडी ले आएंगे, लाइक विजुअल कोड, VS कोड ले आएंगे, ताकि वहाँ पर भी आपको C++ से कोड कैसे रन होते हैं वो भी आप देख लीजिए। हम डिफरेंट आईडीज में वर्क करके देख लेंगे, ताकि आपको किसी भी आईडी में जब जाके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो C++ प्रोग्राम को, तो आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो लेट दिस कोड ब्लॉक्स भी ओपन। तो चलिए ओपन हो ही गया। अब अगर मुझे प्रोग्राम टाइप करना है तो मैं सबसे पहले उस प्रोग्राम को टाइप कर लूं, तब आपके पास आऊं, क्योंकि फिर अदरवाइज आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो लेट मी टाइप द प्रोग्राम एंड देन कम बैक टू यू। तो ये कोड है शुरू से लेकर लास्ट तक, जिसमें आपने देखी कि मैंने आपको एक सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, क्योंकि जब भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं उस केस में आपके पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो डायरेक्ट आप दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे पास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जब कभी भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। और इसमें मैंने a को जो है a नाम की वेरिएबल को मैंने 10 से इनिशियलाइज किया हुआ है। और ये बिल्कुल वही है कॉपी कंस्ट्रक्टर, आपको पता है एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। और करंट वैल्यू में हम क्या करते हैं, उस रेफरेंस वैल्यू के अंदर की वैल्यू को पास कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक a नाम का डबल a बनाया ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया, ऑब्जेक्ट पास किया क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाते समय मैं दूसरा ऑब्जेक्ट पास ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है। इसीलिए मुझे क्या बनाना पड़ा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा। तो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से जो डबल a का a है वो 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। और जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये क्या करेगा, डबल a के a को शो कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, क्लास A टाइप का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डबल b, और इसमें मैं डबल a को पास करूंगा। तो डबल b भी जो है वो क्या कंटेन करेगा, वही वैल्यू जो डबल a का a कंटेन करता है, यानी 10। तो ये है एक कोड, ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या जवाब हमारा सही आता है। बिल्कुल, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ a अगेन इक्वल टू 10। जब मैंने डबल a के जरिए पुट डेटा किया तो भी वैल्यू 10 आया।
और डबल बी के जरिए भी जब मैंने पुट डेटा को कॉल किया तो भी 10 आया। क्यों? क्योंकि ये जो डबल ए का डबल ए मतलब ए टाइप का जो मैंने डबल ए बनाया था, इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू डाला था, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके डाला था। और यहाँ पे जब मैंने डबल बी बनाया उस समय भी मैंने डबल ए के ऑब्जेक्ट को पास किया, यानी कि डबल बी का जो ए है वो डबल ए के ए से इनिशियलाइज हो गया। चूंकि डबल ए का ए 10 था, इसलिए डबल बी का भी ए जो है क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट किसका, कॉपी कंस्ट्रक्टर का, इट्स वर्किंग वेल थियोरेटिकली, और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।